समय आ चुका है बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करने का, जोरों शोरों से प्रैक्टिस करने का, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा बढ़ सके। कुल मिला के बात इतनी सी है कि भैया अगर उसको ईजिली दिख रहा है H पॉजिटिव निकलने वाला, इसको उठा के ले जाएगा। इसलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के सामने कभी भी अल्कोहल नहीं रखना चाहिए, वो समस्या कर देता है। तो ये वाली रिएक्शन तो नहीं दिखाने वाली। LiAlH4 की जगह LiAlD4 ले लिया है, मतलब ये ड्यूटीरियम जो है उसको प्रोवाइड करेगा, जैसे हाइड्राइड का प्रोवाइड करना देखते हैं। कुल मिला के कीटोन है, अल्कोहल में कन्वर्ट होने वाला है। बिल्कुल वही बात है, पहले केस में जो D नेगेटिव है वो अटैक करेगा इधर, इसको बाहर भगाएगा। H2O का जो H पॉजिटिव है वो इसको कैप्चर कर जाएगा, तो एक जगह OH आ जाएगा, एक जगह D आ जाएगा। बिल्कुल सही दिख रहा है। हेलो एवरीवन, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का इस अमेजिंग सेशन के अंदर, जहां पर हम केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि फाइनल काउंटडाउन अब आपका स्टार्ट हो चुका है। अब एकदम आप तरीके से अपनी तैयारी को सेटल डाउन कर लीजिए, सारी चीजों को रिवाइज करने का अब सही समय आ चुका है, और उसी के साथ साथ समय आ चुका है बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करने का, जोरों शोरों से प्रैक्टिस करने का, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल और ज्यादा बढ़ सके। और उसी के लिए हम लाए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज, जहां पर हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के कुछ बढ़िया क्वेश्चंस के बारे में। देखिए ये बिल्कुल टेस्ट की फॉर्मेट में ही है, 25 क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, वो 25 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं, आंसर यहां से देख लेना है। कोई भी समस्या आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता देना है। आप कुछ बातों का जरूर ध्यान रखेंगे कि अब ये जो फाइनल काउंटडाउन चल रहा है, इसमें आपको सारे के सारे फॉर्मूले रिवाइज करने की जरूरत है। एनसीईआरटी को अगर नहीं देखा है, एक बार देख लीजिएगा, ताक लीजिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए। रिएक्शंस जो हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उनको भी याद करने का समय आ चुका है। रिएजेंट्स के बारे में पता करने का समय आ चुका है। इनऑर्गेनिक के केस में जितने भी एक्सेप्शनल बिहेवियर्स हैं, उनको एक बार रिकॉल करने का समय आ चुका है। तो कुल मिला के ये समय है बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करने का, हंसते मुस्कुराते रहने का, कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखने का। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए सीधे सीधे हम लोग जंप करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑन रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड NaOH फॉलोड बाय H पॉजिटिव ऑन हीटिंग गिव्स द साइक्लिक एस्टर। अब देखिए एस्टर की फॉर्मेशन हो रही है, बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है। सबसे पहली बात जो दिमाग में जानी चाहिए, सर एस्टर बनाने के लिए एक तरीका बड़ा आसान सा हमने पढ़ा है जो बेस कैटालाइज्ड हो सकता है, दैट शुड बी और दैट मे बी द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड अल्कोहल। ये हमने पढ़ा था एस्टरिफिकेशन में। अब देखिए यहां पर और क्या क्या दे रखा है आपको, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH दे रखा है। सबसे पहले जो आपकी मॉइटीज दे रखी है, इनको ध्यान से देखिए। सर यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है, एल्डोल कंडेंसेशन हो सकता है। एल्डोल कंडेंसेशन में कभी भी एस्टर नहीं बनता है। सर यहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कैनिजारो के चांसेस यहां हो सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम तरीके से यहां पर बात करेंगे, सर यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर भी मुझे कोई चांस दिख नहीं रहा है एस्टर बनने का। सेम तरीके से यहां तो अल्फा हाइड्रोजन दोनों जगह है, तो यहां पर भी चांसेस नहीं है। तो सबसे पहले ऐसी मॉइटी को उठाते हैं जहां पर अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। अब हम जानते हैं इस केस में अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड NaOH यूज करता हूं, आपको पता है इस केस में हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है विद नो अल्फा हाइड्रोजन। और आप जानते हैं बहुत कॉमन सी रिएक्शन है, क्लासेस में मैंने कई बार जोर दिया है, ऐसे सभी क्वेश्चंस पे आपको याद रखना पड़ेगा कि दो आपके पास रिएक्शंस कार्बोनिल कंपाउंड में बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज एल्डोल कंडेंसेशन, सेकंड वन इज कैनिजारो रिएक्शन। जहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, ये रिएक्शन कैनिजारो होगी भैया, दिस विल बी कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है सर, अगर कैनिजारो रिएक्शन हो गई, इसका मतलब ये होती है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। एक जगह एसिड बनता है, एक जगह अल्कोहल बनता है। वही मॉइटी तो हमको चाहिए थी एक्चुअली में। तो यहां पर क्या हो जाएगा सर, यहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, मुझे मैकेनिज्म भी करने की जरूरत नहीं है। सर ये COO नेगेटिव Na पॉजिटिव हो जाएगा, और सर इस तरफ अगर हम देखेंगे, इस तरफ हमारे पास हो जाएगा CH2OH। अब आप ध्यान से देखिए, एक तरफ एसिड आ गया है, एक तरफ अल्कोहल आ गया, आपका काम हो गया। कुल मिला के आपको क्या करना है, H पॉजिटिव मीडियम में लेकर जाइए, कुछ नहीं है, एस्टेरिफिकेशन होने वाला है। एस्टेरिफिकेशन होगा तो इसका ऑक्सीजन कंबाइन कर जाएगा, और आपके पास जो मॉइटी चाहिए वो आपको बन जाएगी। क्योंकि पहले H पॉजिटिव लेकर जाइए, एस्टेरिफिकेशन मत भी कराइए, पहले H पॉजिटिव लेकर जाइए। चलिए आपके ही मन की कर लेता हूं, वरना कहोगे अरे गुरुजी क्या कर दिया आपने ये। लो भैया, C डबल बॉन्ड O, ये OH हो गया। अब इस तरफ आप लेके जाइए CH2OH, ये OH और ये H मिलकर बाहर निकल गए। जी सर, इसको ऐसा करते हैं, यहां से बाहर निकाल लेते हैं और H2O को यहां से रिमूव कर लेते हैं। अब आप देखिए
क्या ये प्रोडक्ट बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा आप चाहते थे? बना के देख लेते हैं एक बार। ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O O CH2 और ये आपस में जुड़ जाएगा। क्या ऐसा ही दिख रहा है? हाँ सर बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। इसका मतलब इसके पास वो खूबी थी और आपका आंसर भी निकल आया है। बिल्कुल ही आसान, बिल्कुल ही लल्लू क्वेश्चन था, आपको बस पहचानना था। उसने इनडायरेक्टली कैनिजारो का क्वेश्चन पूछा था आपसे और कुछ नहीं करवाया है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज रिएक्शन शोन करेक्ट मेजर प्रोडक्ट? इनमें से कौन सी रिएक्शन सही मेजर प्रोडक्ट दिखा रही है? अब देखिए C2H5 MgBr है, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के पास क्या है? हमारे पास चांसेस हैं एक एल्कोहलिक पार्ट भी है, इसके H को ये कैप्चर कर सकता है और एक्वस NH4Cl है। अब क्योंकि एक ही इक्विवेलेंट है, अगर उसको इजीली H पॉजिटिव मिल जा रहा है तो वो क्यों अटैक करने जाएगा? मतलब ये वाला प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, यहां पर वो H कैप्चर का काम कर सकता है। और इवन अगर कर भी लिया तो NH4Cl बाद में दे रखा है, इसको भी प्रोटोनेट कर देगा, वहां से भी निकलने के चांसेस है। बट कुल मिला के बात इतनी सी है कि भैया अगर उसको इजीली दिख रहा है H पॉजिटिव निकलने वाला, इसको उठा के ले जाएगा। तो इसलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के सामने कभी भी अल्कोहल नहीं रखना चाहिए, वो समस्या कर देता है। तो ये वाली रिएक्शन तो नहीं दिखाने वाली है। ठीक है, अगर ये नहीं होता तो मैं बोल सकता था कि यहाँ पे अटैक करता और फिर सेकंड स्टेप में प्रोटोनेट होके OH और C2H5 बना सकता था। बट क्योंकि यहाँ पहले ही दिख रहा है तो ना ना ना, कोई चांस नहीं है। LiAlH4 की जगह LiAlD4 ले लिया है, मतलब ये ड्यूटीरियम जो है उसको प्रोवाइड करेगा, जैसे हाइड्राइड का प्रोवाइड करना देखते हैं। कुल मिला के कीटोन है, अल्कोहल में कन्वर्ट होने वाला है। बिल्कुल वही बात है, पहले केस में जो D नेगेटिव है वो अटैक करेगा इधर, इसको बाहर भगाएगा। H2O का जो H पॉजिटिव है वो इसको कैप्चर कर जाएगा, तो एक जगह OH आ जाएगा, एक जगह D आ जाएगा। बिल्कुल सही दिख रहा है, ये बिल्कुल सही दिख रहा है। आसान सी रिएक्शन है, एकदम लल्लूलाल टाइप की। एसिटाल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, और यहां पर प्रोडक्ट में कुछ बना क्यों नहीं रखा है? ओ ओ ओ, ये तो गड़बड़ी कर दी है, ये तो भयंकर गड़बड़ी कर दी है। यहां कुछ दिख क्यों नहीं रहा? एक सेकंड में चेक कर लेता हूं यहाँ प्रोडक्ट क्या बना रखा है। एक सेकंड रुकना, बस एक सेकंड रुकना। हाँ, यहां दे रखा है CH3 CH2 CH2 OD दे रखा है मेरे ख्याल से। हाँ, CH3 CH2 CH2 OD, हाँ ये दे रखा है, ये प्रोडक्ट बनना चाहिए। अब देखिए सबसे पहले एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को आप लेंगे यहां पे NaBH4 के साथ, ये हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहां पर ETO नेगेटिव है एक्चुअली में, ये क्या करेगा? ये यहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा और यहां पे ईथर फॉर्मेशन होगी। यहां पर क्या हो जाएगा? ईथर फॉर्मेशन हो जाएगी, जबकि ये OD बना रखा है, ऐसा नहीं होने वाला है। और लास्ट पार्ट में आप देखिए कि आपका जो हेलोएरीन है उसके ऊपर अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाता है तो उसके सब्स्टिट्यूशन की, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की रेट को वो बढ़ा देता है। तो NaOH अगर आ रहा है तो Br को हटा के O नेगेटिव Na पॉजिटिव यहीं लगना चाहिए, और एक्वस है तो NaOH सॉरी Na पॉजिटिव हट जाएगा, OH लग जाएगा। सेम पोजीशन पे लगना चाहिए था, अलग पोजीशन पे लग रहा है, ऐसा हो नहीं सकता है। ये बहुत कॉमन रिएक्शन है। ऐसे ही हम पिक्रिक एसिड की भी रिएक्शन की बात करते हैं कि पिक्रिक एसिड के केस में अगर आप केवल जो आपका ब्रोमीन पार्ट था और इधर NO2 लगा हुआ है, उस केस में आप हीट करेंगे वार्म वाटर के साथ ही इवन, तो आपका पिक्रिक एसिड जो है वो फॉर्म हो जाएगा। इस केस में अगर आप देखोगे, पहली बात तो थोड़ा सा टेम्परेचर आपको ज्यादा देना पड़ेगा और आपको प्रेशर भी ज्यादा देना पड़ेगा, तब जाके ये रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन नहीं होने वाली है। इसका मतलब करेक्ट मुझे दिख रहा है केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी, जो इजीली हो सकता है, दैट इज द मेजर प्रोडक्ट। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। डन है? ठीक है भाई, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या बोल रहा है? SO2Cl2 के बारे में क्या है? देखो भैया पहले तो लिख लो, SO2Cl2 मतलब डबल बॉन्ड O Cl और Cl, तो कुल मिला के ये स्पीशीज टेट्राहेड्रल होने वाली है। अब उसने क्या बोला है? बॉन्ड एंगल पूछा है, OSO वाला होगा ये बॉन्ड एंगल। आप देखिए सबसे पहले यहां पर मल्टीपल बॉन्ड है, परसेंटेज ऐसे इंक्रीज करेगा, परसेंटेज ऐसे इंक्रीज करेगा तो इधर परसेंटेज पी इंक्रीज कर जाएगा, इधर परसेंटेज प्री इंक्रीज कर जाएगा। सिंपल सी बात है, मल्टीपल बॉन्ड हो गए, लोन पेयर हो गए, वो अपने ऊपर परसेंटेज एस कैरेक्टर को बढ़ाते हैं। और आप जानते ही हैं कि बॉन्ड एंगल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? परसेंटेज एस कैरेक्टर के। जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा उतना बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा।
तो मान लीजिए ये क्या है, θ1 है, ये है θ2 और ये है हमारा θ3। तो मैं बोल सकता हूं कि θ1 की वैल्यू सबसे ज्यादा आनी चाहिए, फिर θ2 की आनी चाहिए और फिर θ3 की आनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये मेरे को सही ऑप्शन दिख रहा है बॉन्ड एंगल का। दूसरे केस में बात करते हैं पी पाई पी पाई और पी पाई डी पाई बॉन्ड। पहले देख लेते हैं कि सल्फर 6 बॉन्ड बना रहा है, मतलब अपनी सेकंड एक्साइटेड स्टेट में गया है। अगर मैं सल्फर के लिए बात करूंगा, ये हो जाएगा 3s2 3p4 हो जाएगा। अगर इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करूंगा तो उसमें ये 3s पड़ा हुआ है 3, ये हो गया 3d, ये हो गया 3p और ये हो गया 3s। इसमें काम नहीं बनेगा क्योंकि 4 ही बॉन्ड बना सकता है, 6 बॉन्ड बनाने हैं तो इसको मुझे ले जाना पड़ेगा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में। अब आप देखिए ये भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर गया, स्थिति कुछ ऐसी हो जाएगी। ये एक्साइटेशन थ्योरी का क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। 1 और 1 2। अब देखिए 6 के 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास अवेलेबल है, 6 बॉन्ड ही बना सकता है। पहले सारे बॉन्ड सिग्मा बनेंगे, तो ये भी सिग्मा हो गया, ये भी सिग्मा हो गया, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। बचे हुए सारे पाई बनेंगे, ये भी पाई, ये भी पाई। तो इसका आपका सल्फर का डी यूज हो रहा है, ऑक्सीजन अपना पी ही यूज करेगा। इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं SO2Cl2 की बात करता हूं, 2 डी पाई पी पाई बॉन्ड है और पी पाई है ही नहीं, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि पी पाई के नंबर कम है, पी पाई डी पाई के ज्यादा है। वैसे तो 0 ही है, ये 2 है, तो कुल मिला के ज्यादा तो है ही है। ये बात भी बिल्कुल सही है। अब इट्स एक्वस सोल्यूशन डज नॉट गिव पिंक कलर विद फिनोल्फथलीन। तो पहले एक्वस सोल्यूशन की बात कर लेते हैं कि भैया अगर मैं SO2Cl2 को पानी के अंदर लेके जाऊंगा तो ये +6 स्टेट में अपना एसिड बनाएगा, करस्पॉन्डिंग H2SO4 में तब्दील हो जाएगा। जो रहा बचा वो HCl में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप देखिए एसिडिक सोल्यूशन है पूरा का पूरा, क्योंकि इसका एक्वा सोल्यूशन एसिडिक होता है। कुल मिला के कहने वाली बात ये है कि एसिडिक सोल्यूशन है, और एसिडिक सोल्यूशन में बेटा कभी भी याद रख लेना फिनोल्फथलीन का कलर नहीं आता है, वो बेसिक सोल्यूशन में अपना पिंक कलर देता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही दिख रही है। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही सही हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। देख लो भाई, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? डन है, डन है। आइए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दीज रिएक्शंस फास्टेस्ट फर्स्ट। अब आप देखिए Ag पॉजिटिव I नेगेटिव को लेकर जा रहा है। अगर इसको ब्रेक डाउन करेगा तो इधर पॉजिटिव आएगा, इसको ब्रेक डाउन करेगा तो इधर पॉजिटिव आएगा, और इसको अगर हाँ बेस निकाल के ले जा रहा है ना, एसिड को बेस निकाल के ले जा रहा है, तो यहाँ पे भी आपका नेगेटिव आएगा। H पॉजिटिव को लेगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा। ये बड़ा अच्छा काम है, ये आपको तीनों रिएजेंट से समझना पड़ेगा कि Ag I के साथ PPT बना लेगा, और ये आपका बेस है, ये आपका बेस है, तो प्रोटॉन का एब्स्ट्रक्शन कर लेगा। अब करने के बाद इसको नेगेटिव देखिए, ये आप जानते हैं इस आयन को साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयन है। ये क्या है आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मतलब ये बन गया एरोमेटिक। तो ये तो सबसे जल्दी बनना चाहेगा क्योंकि एरोमेटिक की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। सर इस केस में साफ दिख रहा है कि ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया है जो कि एंटी एरोमेटिक है। ये बिल्कुल नहीं बनना चाहेगा सर, जबकि इस केस में जो दिख रहा है वो 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, जो बन सकता है, लगभग मान सकते हैं। फास्टेस्ट तो थर्ड में जाना चाहिए, थर्ड में सबसे फास्टेस्ट होगा, तो ये भी गया और ये भी गया। थर्ड के बाद एंटी एरोमेटिक में सबसे कम होना चाहिए, सेकंड में सबसे कम होना चाहिए, सेकंड में सबसे कम, तो थर्ड फर्स्ट एंड सेकंड। ऑप्शन नंबर डी आ गया बेटा, ऑप्शन नंबर डी आ गया। आई बात समझ में? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 10 ampere current is passed through a 0.1 molar 5 liter CuCl2 aqueous solution using copper electrodes। तो दोनों ही हमने कॉपर इलेक्ट्रोड्स ले रखे हैं, 3 घंटे के लिए हमने किया है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CaCl2 आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस। अब देखिए बड़ी काम की बात है, क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ना जरूरी है कि हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन किसका है, Cu2+ का है, इलेक्ट्रोड्स भी किसके हैं, कॉपर के ही हैं, जो कि एक एक्टिव इलेक्ट्रोड है, जो कि एक एक्टिव इलेक्ट्रोड है। इसका मतलब अगर मैं एनोड पे बात करूंगा तो ऑक्सीडेशन होगा ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड, और कैथोड की अगर मैं बात करूंगा तो वही जो आपका पार्ट है
रिडक्शन ऑफ सेम कॉपर 2+ आयंस हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर। इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हम काफी सारे मेटल्स का प्योरिफिकेशन भी करते हैं, ये उसी का एग्जांपल है। तो अगर हम इम्प्योर कॉपर का इलेक्ट्रोड कैथोड लेते, सॉरी एनोड लेते, तो एनोड के नीचे जितनी गंदगी थी वो सारी आ जाती, एनोड मड की फॉर्म में, कॉपर वहां से निकलता, कॉपर ही डिपॉजिट हो जाता। मतलब अंदर के सोल्यूशन में कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो मैं बोल सकता हूं इस पूरे केस में नो चेंज इन इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन। बस यही बात समझने की थी। तो हर बार पेन उठाने की जरूरत नहीं होती है, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ने की जरूरत होती है। मतलब जितनी पहले थी उतनी अभी भी है, सेम रहेगी, 0.1 मोलर। आई बात समझ में? देख लो भाई, आसान सा ही क्वेश्चन था। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन का नंबर क्या है? 6th क्वेश्चन है शायद, है ना? हाँ, 6th क्वेश्चन है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लेंथेनाइड। बहुत ही लल्लू क्वेश्चन होने वाला है। इसका मतलब दे फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ द टाइप M2O3, क्योंकि इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन क्या है? +3 ही रहती है। बिल्कुल सही है। ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अरे भैया मेटल के ऑक्साइड्स हैं, बेसिक ही तो रहने वाले हैं, और लेफ्ट से राइट बढ़ता भी है वो करेक्टर। बिल्कुल सही बात है। ऑल दी लेंथेनाइड्स आर पैरामैग्नेटिक इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ना 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 ना, यही मैं गलत बात कह रहा हूं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि आप लास्ट वाले पे जाओ, लुटेशियम पे चले जाओ, वहां पर नहीं हो पाएगा। आप शुरुआत में लेंथेनम पे आ जाओ, लुटेशियम पे चले जाओ, दोनों जगह नहीं होने वाला है। क्योंकि एक में 0 है और एक में 14 के 14 मतलब पूरा भरा हुआ है। वो लास्ट वाला तो एलिमेंट डायमैग्नेटिक ही होगा। तो इस मामले में ये गड़बड़ हो गई है, ये नहीं है सही। और लेंथेनाइड्स कैन शो +2, +3 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट इनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है। देख लो भाई, आसान सा ही क्वेश्चन था, आसान सा ही क्वेश्चन था। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लल्लू से क्वेश्चन है भाई, डरना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है। In octahedral complexes for which of the following configuration of central metal atom the magnitude of CFSE is maximum in presence of CN negative। अब देखो लिगेंड सेम है, बस आपको देखना है किसके पास इलेक्ट्रॉन है। देखो D5 सिस्टम को देखो, CN तो पेयरिंग कराएगा ही कराएगा। तो इसका हो जाएगा T2G 5 हो जाएगा, EG 0 हो जाएगा। इसके केस में T2G 6 के 6 आएंगे, EG आएंगे इसके केस में भी 0। D10 में तो खत्म ही है मामला, T2G 6 हो गए, EG 4 हो गया, इसको तो हटाई दो, इसको भी हटाई दो D9 को। ये हो जाएगा T2G के अंदर 6 आ जाएंगे, EG के अंदर आपके पास 6 और 3 आ जाएंगे। तो ये दोनों सिस्टम तो पहले से एकदम लल्लू टाइप के हैं, इनको छोड़ दो, क्योंकि इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा है नहीं, क्योंकि बाकी सब तो कैंसिल आउट हो जाएगा। बचता क्या है? केवल ये वाला सिस्टम। इसमें T2G में 6 के 6 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। अगर आप निकालना भी चाहते हो CFSE, मैं मान रहा हूं पेयरिंग एनर्जी को हम काउंट कर ही नहीं रहे हैं, हम पेयरिंग एनर्जी को काउंट कर ही नहीं रहे हैं। तो हो जाएगा -0.4 मल्टीप्लाइड बाय 6 डेल्टा ओ, ये हो जाएगा -2.4 डेल्टा ओ। अगर मैं पेयरिंग एनर्जी को काउंट नहीं कर रहा हूं तब भी ये वैल्यू -2.4 सबसे ज्यादा दिख रही है। बिल्कुल सही बात है, यही होना चाहिए, D6 सिस्टम होना चाहिए आपका। देख लो भाई, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक और बढ़िया सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कौन सा है? 8वां क्वेश्चन है। आओ भाई, 8वां क्वेश्चन ही है ना? हाँ, 8वां क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। बोला हुआ है पोलर, हाँ पोलर नॉन पोलर पूछा हुआ है। पोलर नॉन पोलर मतलब डायपोल मोमेंट की बात करनी है। भैया साफ दिख रहा है इसका डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होने वाला है, क्योंकि इसकी होती है शेप सीसॉ। ठीक है, तो सिमेट्रिकल तो नहीं है इसका, डायपोल मोमेंट नॉन पोलर होगा। कितना होगा हमें उससे मतलब नहीं है। BF3 प्लेनर है, मतलब डायपोल मोमेंट हो गया 0, नॉन पोलर। ठीक है, XeF4 स्क्वायर प्लेनर, बिल्कुल भैया सिमेट्रिकल है, म्यू की वैल्यू हो गई 0। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा ना इसका, स्क्वायर प्लेन आ जाएगा, लोन पे लोन पेयर कट कर देंगे, बाकी सारे फ्लोरीन एक दूसरे का कट कर देंगे, 0 हो गया। SO3 बिल्कुल BF3 जैसा ही है, प्लेनर, मतलब म्यू की वैल्यू हो गई 0, नॉन पोलर। अब 3 तो नॉन पोलर आ गए, एक ही पोलर है, तो सेकंड एंड फोर्थ आर पोलर मॉलिक्यूल। गलत। फर्स्ट इज द मोस्ट पोलर मॉलिक्यूल अमंग द अबव। बिल्कुल सही बात है, बाकी सारे तो नॉन पोलर है ना, यही अकेला बचा हुआ है। बिल्कुल सही है।
सेकंड इज द मोस्ट पोलर मॉलिक्यूल, अरे गलत भैया, हो ही नहीं सकता है। फर्स्ट एंड थर्ड आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ना ना ना, गलत है। आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर बी आ गया। एक लल्लू सा क्वेश्चन था, लल्लू सा ही उसका आंसर था। आइए भैया अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है 9th नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस आर डायामैग्नेटिक इन नेचर, इनमें से कौन से डायामैग्नेटिक होंगे नेचर में। देखिए सबसे बड़ी बात है, जब भी आप टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं आपकी सीएफएससी इंक्रीज करती है और वो सारे कॉम्प्लेक्सेस आपके क्या हो जाते हैं, एक्चुअली में पेयरिंग हो जाती है वहां पर। जैसे प्लैटिनम के केस में बात करें, +2 +4 वाले जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं सारे के सारे पेयर्ड होंगे, क्योंकि इसके केस में सीएफएससी ऑलरेडी ज्यादा है और ये स्क्वायर प्लेनर है, ये कॉम्प्लेक्स ही स्क्वायर प्लेनर है। अगर स्क्वायर प्लेनर है तो डायामैग्नेटिक तो होगा ही होगा। ये की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ते हैं, बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है भाई। एससीएन की बात कर लो भैया, आपका वीक फील्ड लिगैंड है, मतलब नो पेयरिंग, और 4 है मतलब टेट्राहेड्रल, भैया ये तो नहीं होगा। ठीक है, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव है ना, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव नहीं होने वाला है, चाहकर भी नहीं होने वाला है। इधर आ जाओ, Cu के केस में देखोगे ये D9 कॉन्फ़िगरेशन है, नहीं हो सकता डायामैग्नेटिक, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास। Hg जिंक की फैमिली से बिलोंग करता है, Hg2+ मतलब D10 सिस्टम है, डायामैग्नेटिक होगा, डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा। इसका मतलब फर्स्ट और फोर्थ ही मुझे दिख रहे हैं, फर्स्ट और फोर्थ दिख रहे हैं। आंसर सीधे सीधे क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी आ गया। देख लो भाई, ऑप्शन नंबर सी आ गया। ठीक है, चलो जी अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 10 है। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। भैया इनको बोला है मेटामर्स हैं, OH और O। सर जी एक तो एल्कोहल है और एक ईथर है। सर ये फंक्शनल आइसोमर हैं, फंक्शनल आइसोमर हैं। अरे हटा दो भैया, गलत है, गलत है। इधर देखो, इनको बोला हुआ है कि दिस वन एंड दिस वन आर फंक्शनल आइसोमर्स, बिल्कुल सही है। ये एस्टर है और इसको आप देखोगे यहां पे कीटोन भी है और ईथर भी है। देखो एस्टर और ये दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही है भैया, एकदम सही है। ये क्या दिखाएगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब डबल बॉन्ड को देखोगे, डबल बॉन्ड से नहीं दिखाएगा, रिंग से दिखाएगा। अब इस रिंग को देखोगे, इट मे बी अबव साइड हो सकती है, इट मे बी अबव साइड हो सकती है। दूसरा क्या हो जाएगा? ये अबव रहेगा और ये बिलो चला जाएगा, तो सिस ट्रांस यहां पर बन सकते हैं। बिल्कुल सही बात कह रहा है भैया, यहां पे रिंग दिखाने वाली है, डबल बॉन्ड नहीं दिखाने वाला है। ठीक है, लास्ट में आ जाओ, ई कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। देखो भैया इसकी नंबरिंग 1 आएगी, इसकी 2 आएगी। ठीक है, इधर देखोगे इसकी 1 आएगी, इसकी 2 आएगी, 1 1 अपोजिट हो गए, मतलब ई कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ई तो बिल्कुल आसान था, इसका मतलब क्या है? उसने बोला इनकरेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 11वां नंबर का है। एक दे रखा है ln k वर्सेस 1/t का प्लॉट दे रखा है फॉर एन इक्विलिब्रियम दैट शिफ्ट्स टुवर्ड्स द रिएक्टेंट साइड एट हायर टेम्परेचर। मतलब क्या बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम जो है शिफ्ट्स बैकवर्ड ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। साफ पता चल रहा है कि भैया एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आप जानते हो एक रिलेशन, के इक्विलिब्रियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e की पावर -ΔH अपॉन RT। सेम वैसी ही इक्वेशन हम आरएनएस में भी यूज करते हैं, बस वहां पे के रेट कांस्टेंट बन जाता है, ΔH जो है वो तब्दील हो जाता है आपका किसमें? एक्टिवेशन एनर्जी में। ये बेसिकली क्लेपायरन इक्वेशन जो है उसी का एक पार्ट है। काफी सारी इक्वेशन सेम तरीके की आपको देखने को मिल जाती है, वॉन्ट ऑफ भी सेम तरीके का रिलेशन आपको दिखाती है, बस उसी की हम बात कर रहे हैं। कुल मिला के इक्विलिब्रियम जो है वो ΔH पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अभी ΔH जो है वो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के हिसाब से बदलती है। अब आप देखिए इससे साफ पता चल रहा है कि अगर मैं बात करूंगा टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हो जाएगा? के इक्विलिब्रियम डिक्रीज कर रहा है क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है। अगर मैं 1 अपॉन टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा?
के इक्विलिब्रियम इंक्रीज कर जाएगा। कुल मिला के कहने की बात यह है, क्योंकि आपका टेम्परेचर कम होगा तो 1/T बढ़ेगा, 1/T बढ़ेगा तो टेम्परेचर कम करने पर रिएक्शन फॉरवर्ड जानी चाहिए, के इक्विलिब्रियम बढ़ना चाहिए। बस आपको इन चारों कर्व में से देखना है, 1/T बढ़ रहा है, के इक्विलिब्रियम आपका इंक्रीज कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, एकदम आनंदमयी बात है, एकदम आनंदमयी बात है। बड़ा ही आसान सा था, बट क्वेश्चन काफी अच्छा था। क्वेश्चन इज टू गुड। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बालकों। 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली आर, पूछा हुआ है बायोमोलिक्यूल का लल्लू क्वेश्चन है बिल्कुल। Br2H2O के साथ ले रहे हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन। पार्शियल ऑक्सीडेशन में एल्डिहाइड कन्वर्ट होता है एसिड में, बनाता है ग्लूकोनिक एसिड। अगर मैं इसको HNO3 में लेता, विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो नीचे वाला भी कन्वर्ट हो जाता, वो सैक्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता, पर वहां तक की बात नहीं की है। रिडक्शन हो रहा है भैया, कंप्लीट रिडक्शन हो रहा है भयंकर तरीके से। रेड फास्फोरस HI की प्रेजेंस में एन हेक्सेन बनना चाहिए। बहुत ही आसान रिएक्शंस हैं बायोमोलिक्यूल की, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि चैप्टर को पढ़ जरूर जाना भैया, तुरंत के तुरंत हो जाएगा सॉल्व। कुछ नहीं किया मैंने, बस वो चीज अगर आपको याद है, बिना सॉल्व किए आप आंसर लिख सकते हो। तो एक तरफ बनेगा पी में ग्लूकोनिक एसिड और एक बनेगा एन हेक्सेन। भैया ए आंसर दिख रहा है आपका, देख लो, ए आंसर देख ला है। आई बात समझ में? आ जाओ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन उससे भी आसान दिख रहा है मुझे। 30 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। A buffer solution is prepared in which the concentration of NH3 is this much and the concentration of NH4 positive, salt और बेस दोनों की दे रखी है, pKb की वैल्यू भी दे रखी है। उसने पूछा pH क्या होगा। भैया पहले तो इक्वेशन लगा दो, POH is equal to pKb plus log concentration of salt upon base, यही करोगे। 4.74 प्लस लॉग ये दे रखी है 0.2 डिवाइड बाय 0.3, मतलब 4.74 प्लस log 2 माइनस log 3। 4.74 प्लस log 2 मतलब 0.3 माइनस 0.48 होना चाहिए शायद ये, हाँ 48 दे रखा है। ठीक है, इसको हम करेंगे, ये हो जाएगा 5.04 मेरे ख्याल से माइनस 0.48। ठीक है सर, आ गया पीओएच की वैल्यू जो भी आई। अब हमको पता है पीएच कैसे निकालना है, पीएच विल बी इक्वल टू 14 माइनस पीओएच। करो भैया सॉल्व, ये हो जाएगा 14 माइनस 5.04 प्लस 0.48। ठीक है, अब इसको अगर मैं करूंगा, ये हो जाएगा 14.48 और ये 5.04, 4 4 9, ये आ गया आपका 9.44 आ गया, 9.44 आ गया। ऑप्शन नंबर बी आ गया। देख लीजिए, आसान सा क्वेश्चन है, एकदम लल्लू लाल टाइप क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। बोहर एटम में दे रखा है इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4r। 4r का मतलब हो गया रेडियस जो है आपकी n स्क्वायर पे डिपेंड करती है, 4r आ रहा है, मतलब ये सेकेंड शेल में है। ठीक है, एंड इन अनदर एटम ऑफ द सेम टाइप एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 9r। 9r मतलब क्या है, ये थर्ड शेल में है। चलिए ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इन देयर रेस्पेक्टिव ऑर्बिटल्स। अब आप देखिए डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की होगी, सर वो की होगी 2πr। वेलोसिटी आपको पता ही है कितनी होती है, 2.18 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁸ आपके पास आ जाएगी z/n, यही आएगी, सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगी मेरे ख्याल से, सही है कि नहीं। और आप अगर देखेंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो यहां से टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस पर यूनिट वेलोसिटी आ जाएगी, सही है कि नहीं। पहले केस में अगर मैं t1 की बात करूंगा, वो हो जाएगा 2π, r1 कितनी दे रखी है, 4r दे रखी है मेरे ख्याल से, हाँ 4r दे रखी है, डिवाइड बाय 2.18 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ z को एज इट इज रखते हैं, n ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा n1। T2 की बात करेंगे 2π, ये हो जाएगा 9r अपॉन 2.18 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸, z को एज इट इज रखो क्योंकि सेम ही आइटम है, मल्टीप्लाइड बाय n2। उसने बोला है T1 अपॉन T2 निकालो भैया, निकालो,
ये हो जाएगा 2 पाई से 2 पाई कट गया, 2.18 से ये कट गया, z से z कट गया, ये हो जाएगा 4r मल्टीप्लाइड बाय n1 की वैल्यू है 2 डिवाइड बाय 9r मल्टीप्लाइड बाय 3, r से r कट गया, 4 दूनी 8, 9 तिया 27, 8/27 आने चाहिए, 8/27 ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। आसान सा क्वेश्चन था ये, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है, डन है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अरे करिए लेते हैं फिर एक और बढ़िया सा क्वेश्चन। 3 टेस्ट ट्यूब लिए ABC है जिसके अंदर PB2 पॉजिटिव, HG22 पॉजिटिव एंड AG पॉजिटिव बट अननोन, पता नहीं है। टू ईच एक्वा सोल्यूशन NaOH इज एडेड इन एक्सेस, फॉलोइंग चेंजेस अकर। A बना रहा है ब्लैक PPT, B बना रहा है ब्राउन PPT, C बना रहा है व्हाइट PPT बट डिसॉल्व्स इन एक्सेस ऑफ NaOH। ये काम तो एक ही कर सकता है, PB2 पॉजिटिव कर सकता है, तभी ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के डिटेक्शन में कंफ्यूजन क्रिएट करता है। आप जानते ही हैं कि अगर मैं PB2 पॉजिटिव को NaOH के साथ लूंगा, ये एक्चुअली बनाएगा PbOH होल ट्वाइस और इसी का व्हाइट PPT बनता है। अब इसको आप अगर NaOH के एक्सेस में लेंगे तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स में Na2PbOH4 हो जाएगा। और इसको जब आप हल्का सा हीट करते हैं तो ये बनाता है Na2PbO2, यही डिसॉल्व होने की टेंडेंसी रखता है। तो तीसरे केस में तो PB2+ है, मतलब ऑप्शन नंबर ए भी गया, ऑप्शन नंबर सी भी गया पहले तो। अब बोल रहा है कि ए बना रहा है ब्लैक PPT, ये केवल आपका मरकरी कर सकता है, ये काम जो है आपका मरकरी कर सकता है। तो आप जानते ही हैं कि अगर इस केस में मैं ले रहा हूं Hg22+ को आपके NaOH के एक्सेस में, तो ये आपका बनाएगा Hg2O का ब्लैक प्रेसिपिटेट, ठीक है। जबकि अगर यही काम मैं Ag पॉजिटिव के साथ करा था NaOH में लेकर, ये सारे फर्स्ट ग्रुप के ही हैं बेसिक डिटेक्शन टेस्ट, तो ये एक्चुअली में बनाता है Ag2O बना लेता है। ये होता तो शुरुआत में ब्राउन कलर का है बेटा, बट कुछ समय तक इसको रख दो या हल्का सा हीट करो तो ये ब्लैक में भी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से Hg2+ Ag बी आना चाहिए बेटा, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था, ये याद रख लेना, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था, ये याद रख लेना। और ये ग्रुप 1 के ही डिटेक्शन के अंदर डिस्कस होता है, ठीक है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन का नंबर है 16वां। When excess of dilute NH4OH is added to an aqueous solution of copper sulfate, ये प्रोसेस तो पड़ी ही होगी कि कॉपर 2 पॉजिटिव का सोल्यूशन है ऑन NH3 का एक्वस सॉल्यूशन हमने डाला है, बहुत कॉमन सा है, डीप ब्लू कलर का CuNH3 2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, ये बनता है टेट्रामीन कॉपर सल्फेट। सबसे एक्सेप्शनल आपका कॉम्प्लेक्स है इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, डीप ब्लू कलर का बनता है। मैंने बिना पढ़े ही बता दिया, सीधे सीधे बता दिया कि भैया यही बनने वाला है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। देख लो भाई, डन है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, फिर बड़े ही आसान से क्वेश्चन है, वैसे तो बड़े ही आसान से क्वेश्चन है, ठीक है। 17 की बात करते हैं। हेक्सापेप्टाइड है, हैज द कंपोजिशन ऑफ AL, एलेनाइन, ग्लाइसिन, फिनाइल एलेनाइन एंड वेलिन, ठीक है। बोथ द N टर्मिनल एंड C टर्मिनल यूनिट्स आर वेलाइन, ठीक है। पहले देख लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास है अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3, अमीनो एसिड 4, अमीनो एसिड 5 एंड अमीनो एसिड 6, ये है हमारे पास, ठीक है। मान लिया, मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं N टर्मिनल, C टर्मिनल, NC, 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 N एंड C टर्मिनल, ऐसे करके स्टार्ट कर रहा हूं। चलो, अब उसने क्या बोला है, बोथ दी N टर्मिनल एंड C टर्मिनल यूनिट्स आर वेलाइन, मतलब ये और वो दोनों ही वेल हैं, ये भी वेल हो गया, ये भी वेल हो गया, वेलिन वेलिन दोनों हो गए हैं हमारे पास, ठीक है भाई। नाउ क्लीवेज ऑफ द हेक्सापेप्टाइड बाय काइमोट्रिप्सिन पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करता है, एंजाइम है बेसिकली, आपका डाइजेस्टिव एंजाइम है, ठीक है। गिव्स 2 डिफरेंट ट्राइपेप्टाइड्स बोथ हैविंग वेलाइन एज द एन टर्मिनल ग्रुप, एन टर्मिनल ग्रुप दोनों वेलाइन है, एन टर्मिनल ग्रुप दोनों वेलाइन है। तो इसको अगर मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, 1 2 3, मान लो यहां से मैंने ब्रेक डाउन किया, तो ये एन टर्मिनल भी वेलाइन का है, अगला एन टर्मिनल भी वेलाइन का है, तो मतलब ये भी वेलाइन होना चाहिए,
ठीक है भाई, कूल। नाउ उसने क्या बोला है, अमंग दी प्रोडक्ट्स ऑफ रैंडम हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइपेप्टाइड, अभी जो ट्राइपेप्टाइड है इनका रैंडम हमने किया है, इज ALA एंड VAL। लास्ट में VAL कहां आ रहा है सर, यहां VAL आ रहा है, यहां शुरुआत में आ रहा है। तो अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करता तो यहां बोल रहे हैं वो ALA होना चाहिए। इसका मतलब एक तो मुझे पता चल गया कि VAL, ALA एंड VAL होना चाहिए, और इधर स्टार्ट होगा VAL से, बाकी बीच का खाली है, ये फिल इन दी ब्लैंक करने हैं, इतना हमको पता चल चुका है। ऑप्शन ही देख लो भाई, VAL, ALA, VAL, बस एक ही ऑप्शन देख रहा है। VAL शुरुआत में है, ग्लाइ PH बीच में होगा, इसका मतलब ग्लाइसिन एंड फिनाइल एलेनिन बीच में होगा। लो भैया मिल गया, ए ऑप्शन देख रहा है मुझे तो। आसान सा क्वेश्चन था बट अच्छा क्वेश्चन था, इसको मैं मानूंगा बढ़िया क्वेश्चन, इट्स अ गुड क्वेश्चन। थोड़ा दिमाग आपका यूज करवाएगा बट है आसान क्वेश्चन, ऐसे ही करके देखना, आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए सॉल्व करना। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। अगली बात करते हैं 18वें क्वेश्चन के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है बालकों। एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन गिव्स कैनिजारो रिएक्शन ऑन ट्रीटमेंट विद कॉन्सेंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन। सत्यवचन, 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 बिल्कुल सही बात है। The ability of carbonyl to undergo nucleophilic addition reaction depends on the magnitude of the positive charge on the carbonyl carbon as well as the steric crowding around it। अरे भैया सही बात है, यही है सही, यही है सही, इसमें गलत क्या है? ठीक है, अब बोल रहा है एल्डिहाइड जनरली अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मोर रेडली देन कीटोन्स, क्योंकि एल्डिहाइड के केस में एक साइड ही केवल प्लस आई वाले ग्रुप लगे हुए हैं, कीटोन में दोनों साइड से लगे हैं, तो कार्बन के ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव होता है वो कम हो जाता है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी घट जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब बोल रहा है कि दिस पार्ट इज मोर रिएक्टिव देन दिस पार्ट टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए कार्बोनिल पे पार्शियल पॉजिटिव देना है, भैया ये लगा रहा होगा प्लस M, साफ दिख रहा है, जबकि ये लगाएगा माइनस M, और ये क्या करेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस माइनस M द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन एक्चुअली इंक्रीजेस। अगर इंक्रीज करता है इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बढ़ जाएगा, यहां उल्टा दे रखा है, गलत भैया। उसने पूछा है इनकरेक्ट कौन सी है, अरे साफ दिख रही है, फोर्थ ही तो है। ठीक है, देख लो लल्लू सा क्वेश्चन। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 19 नंबर का, कि डिकम्पोजिशन ऑफ ए फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, if initially total pressure was found to be 800 mm of Hg and after 10 minutes it is found to be 650 mm of Hg, what is the half life of A in minutes? ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बोलोगे कि हमारे पास क्या है 4A gives us B plus 2C, तो T is equal to 0 पे है 800 खाली खाली, T is equal to 10 मिनट पे, ये हो जाएगा 800 माइनस 4P, ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा 2P। तो इसका मतलब P टोटल जो कि दे रखा है 10 मिनट में हमें कितना दे रखा है, 650 दे रखा है कि नहीं। इट विल बी इक्वल टू 800 माइनस 4P प्लस P प्लस 2P, तो ये हो गया 3P, मतलब 800 माइनस P, इसका मतलब P की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, P की वैल्यू आ गई 800 में से 650 गए तो 150 आ गई, 150 mm Hg आ गई। ठीक है, अब अगर मैं बात करूंगा हमारे पास क्या आ जाएगा, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T 10 मिनट्स लॉग 800 अपॉन 150, 300, 600, ये हो जाएगा 200, ये चला गया 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपका 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई लॉग 2। कहीं दे रखी है वैल्यू, नहीं दे रखी है, चलो मान लेते हैं ये हो जाएगा 0.3, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, K की वैल्यू आ गई, अब आप जानते हो क्या हो जाएगा आपके पास, T हाफ विल बी इक्वल टू 0.693 अपॉन K, मतलब 0.693 अपॉन K कितना हो गया 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 और ऊपर की तरफ हो जाएगा 10। आइए इसको सॉल्व कर ही लेते हैं।
इसको सॉल्व करिए लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 0.693 मल्टीप्लाइड बाई 10 आ गया, डिवाइड बाई 2.303, ठीक है, डिवाइड बाई 0.3, ठीक है, डिवाइड बाई 2, लगभग 5.01 के आसपास आ रहा है। ये आ रहा है आपका लगभग 5.01 के आसपास, ठीक है। नियरेस्ट इंटीजर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 5, ठीक है। नियरेस्ट इंटीजर की बात करेंगे तो आ जाएगा 5 और आएगा मिनट में, ठीक है, 5 मिनट में आएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज प्रिपेयर्ड एंड poured in 2 beakers A and B as shown. Beaker A has 2.5 gram urea in 50 gram solution while beaker B has 3 gram of urea in 50 ml solution. ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो पहले केस में निकाल लेते हैं हम लोग परसेंटेज W बाय W। तो यूरिया कितना है 2.5, सोल्यूशन कितना है 50 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हो जाएगा 2, ये आ गया 5%। इसका मतलब ये सही दे रखा है। परसेंटेज W बाई V इधर से निकाल लो, क्या बोलोगे, परसेंटेज W बाई V कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 ग्राम दे रखा है सॉल्यूट, 50 ml सोल्यूशन है मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हो जाएगा 2, 3 दूनी 6% आ जाएगा। बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब डेंसिटी निकालनी है। एक आपको सिंपल सा रिलेशन पता होगा मेरे ख्याल से कि परसेंटेज W बाय V इज इक्वल टू परसेंटेज W बाय W मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज ये आया था 6, ये कितना आया था 5 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। यहां से डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी आ गई 6/5, 6/5 बोले तो 5 एकम 5 5 दूनी 10, 1.2 ग्राम पर ml आ गई, ठीक है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। और मोलैरिटी और पूछी हुई है, लो और भी आसान काम, और भी आसान काम। आप जानते हो कि मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज W बाय V मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यही लिखोगे मेरे ख्याल से, है ना, हाँ यही लिखोगे। चलो जी करके देखें, ये आया है 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइड बाय यूरिया सॉल्यूट है अपना NH2CO NH2, तो ये आपका 60 हो जाएगा। इसका मतलब ये कितना आ गया 1 मोलर आ गया। अब एक मोलर आ गया है, ये दे रखा है 5/6 मोलर, ये गलत दे रखा है। अभी x इज द नंबर ऑफ करेक्ट ऑप्शंस, तो 3 ही ऑप्शंस करेक्ट थे, इसका मतलब x की वैल्यू तो हो गई 3। अब उसने क्या बोला, देन फाइंड आउट दी वैल्यू ऑफ 10x, तो भैया 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दो, 30 आ जाएगा। लल्लू सा क्वेश्चन था ये, ठीक है, डन है। चलो जी आइए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड था सब कुछ, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड था। अब बात करते हैं 21st क्वेश्चन की। फॉर अ कंपाउंड दिस मच टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स। अरे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, या तो सारे ऑल सिस और ट्रांस हो जाएंगे या फिर 2 सिस एंड 1 ट्रांस और 2 ट्रांस एंड 1 सिस। और बड़े काम की बात ये है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक्चुअली में आपको याद होगा MA3B3 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 बनते थे, फेशियल और मेरिडियोनल। लगभग वैसा ही हिसाब किताब है कि या तो सिस या ट्रांस सेम होंगे, इनके कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं होता है। 2 सिस 1 ट्रांस या फिर 2 ट्रांस 1 सिस, ये भी सेम होंगे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है आपको दिखेगी चेयर फॉर्म में। अब आप देखोगे 1 1 2 3 4 5, या तो तीनों अपवर्ड हो गए, एक एक्सियल या इक्वेटोरियल मान लो, और या फिर ऐसे कर लो आप, ये हो जाएगा 1 2 और 3, ये लो 2 एक्सियल 1 इक्वेटोरियल, बस यही 2 हो सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे स्टीरियोआइसोमर कितने बनेंगे, केवल 2 बनने वाले हैं। बड़ी काम की बात है, ये याद रख लेना, इट्स अ गुड क्वेश्चन, ये आपको एक नई अप्रोच देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, 22वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। The ionization constant of a weak electrolyte Ha is given, while the equivalent conductance of its 0.01 molar solution is 19.6 Simon centimeter square mole equivalent inverse। ठीक है भैया, चलो जी। The equivalent conductance of the electrolyte at infinite dilution is,
तो ठीक है भैया, हम जानते हैं कि अल्फा की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा ई क्यू किसी कॉन्सेंट्रेशन पे डिवाइड बाय लैम्डा ई क्यू इनफाइनाइट पे, यही होगी। अब उसने क्या पूछा है, लैम्डा ई क्यू की बात कर रहा है इनफाइनाइट पे, इसका मतलब लैम्डा ई क्यू इनफाइनाइट पे ये हो जाएगा लैम्डा ई क्यू डिवाइडेड बाय अल्फा दे रखा है। बस आपको अल्फा की वैल्यू सॉल्व करनी है। तो आ जाओ भैया, हमारे पास क्या है, एच ए है, ये टूटेगा H प्लस में और A नेगेटिव में। इस केस में के ए इसका दे रखा है 4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁻⁶, ठीक है। और इसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 0.01 मोलर दे रखी है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले निकाल के देखो रेशियो, कौन सा, के ए बाय सी निकाल के देखो। तो ये हो जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁻4 हो जाएगा। ये वैल्यू जो है एक्चुअली में 25 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻4 से छोटी या उसके इक्वल आनी चाहिए, तब हम अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। ये क्या है, काफी स्मॉल वैल्यू है, ये स्मॉल वैल्यू है, मतलब वी कैन यूज अप्रोक्सीमेशन। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू आप जानते ही हो, स्क्वायर रूट ऑफ के ए बाय सी हो जाएगी। पुट कर दो वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, हमने निकाल ही लिया था, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁴। तो ये आ जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻²। ये आ गई आपकी वैल्यू, देख लो भैया, अल्फा की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, अब तो काम आसान है, अब तो काम आसान है। अब आप निकाल लो लैम्डा ई क्यू इनफाइनाइट पे विल बी इक्वल टू, ये कितनी दे रखी है, 19.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स डिवाइड बाय अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻²। -2 ऊपर गया, ये हो जाएगा, इधर से एक चला गया, 1960 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 नाम 18 तो 8 16 हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, 980 आएगी। और 980 आ रही है, उसको 10 से डिवाइड देना है, तो लैम्डा नॉट बाई 10 कितना आ गया, 98 आ गया आपका। ठीक है, आसान सा ही क्वेश्चन था। अच्छा, मैंने तो पढ़ा ही नहीं, अज्यूम अल्फा इज लेस देन, वेरी लेस देन 1, तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, मतलब चलो कोई दिक्कत नहीं है, आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला है 23 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। मतलब कहने की बात है कि टॉप से बॉटम में कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज करेगी। ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो सेम रहते हैं क्योंकि सेम ग्रुप के हैं, इसको हटा दो। मेटालिक नेचर टॉप से बॉटम इंक्रीज करता है, पहले नॉन मेटल फिर हल्का सा मेटालिक कैरेक्टर आने लगता है, ये बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट जनरली हम बोल के चलते हैं कि जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे, इसलिए F2Cl2 गैसेस होते हैं, Br2 लिक्विड हो जाता है, I2 सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। ऊपर से नीचे जाओगे, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे, आपकी एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। डेंसिटी की बात करोगे, मास भी बढ़ता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है, बट मास का इंक्रीमेंट ज्यादा होता है, वॉल्यूम के कंपैरिजन में डेंसिटी बढ़ेगी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जनरली डिक्रीज होती है टॉप से बॉटम, गलत है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप से बॉटम डिक्रीज होती है, गलत है। रिएक्टिविटी गलत है क्योंकि F2 के केस में बॉन्ड एनर्जी कम हो जाती है तो उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, गलत है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर फ्लोरीन का ज्यादा होता है, नीचे आते आते कम होता है, गलत है। डेल्टा HEG क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, फिर फ्लोरीन का होता है, फिर ब्रोमीन का होता है, फिर आयोडीन का होता है, गलत है। कितने सही दिख रहे हैं, 1 2 3 4, केवल 4 दिख रहे हैं, आंसर क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। आई बात समझ में, लल्लू सा क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, पीरियडिक टेबल का क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था। 24 की बात करते हैं, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स आर करेक्ट, कौन कौन से ऑर्डर करेक्ट हैं। बॉन्ड लेंथ FCl Bri बढ़ेगी, बिल्कुल सही कह रहा है, बढ़ेगी। एसिडिक स्ट्रेंथ, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, सॉरी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, HI के टूटने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है, बिल्कुल सही दे रखा है, एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ HF की सबसे ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज्यादा है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग उसी का होगा,
तो HI का सबसे कम, फिर Br, फिर Cl, फिर F। बिल्कुल सही दे रखा है भैया। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी भैया जिसका बॉन्ड स्ट्रांग है उसकी स्टेबिलिटी तो ज्यादा होनी चाहिए, बिल्कुल सही दे रखा है, HF की सबसे ज्यादा, फिर HCl, फिर HBr और फिर HI। बिल्कुल सही कह रहा है। रिड्यूसिंग पावर कौन इजीली H दे सकता है जिसकी बॉन्ड सबसे ज्यादा वीक हो, तो HI सबसे जल्दी देगा, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF। बिल्कुल सही। अरे भैया सब कुछ सही है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, वैसे टॉप से बॉटम जाएंगे तो वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे, बट HF के पास एडवांटेज है H बॉन्डिंग का, इसीलिए इसकी सबसे ज्यादा हो जाती है। ये भी भैया सही है, सारे ही सही दिख रहे हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 6 हो जाएंगे, 6 के 6 सारे सही हैं। आइए अगली बात करते हैं, अगली बात करते हैं। अरे सेम क्वेश्चन आ गया क्या? हाँ अगली बात करते हैं। ये लीजिए भैया, ये लीजिए 25वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स आर इनकरेक्ट फॉर द प्रॉपर्टीज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच अदर। बोला है मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है। मैग्नेटिक मूवमेंट डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। पहले देखो, इधर देखो, Cr3+, क्या है Cr3+, n की वैल्यू हो गई 3, MnCN6 3 नेगेटिव, मतलब वैसे तो क्या है ये Mn3 पॉजिटिव, बट ये क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये हो जाएगा T2G, 4 हो जाएंगे, Eg 0 हो जाएगा। तो 4 का मतलब 1 2 3 4, n की वैल्यू हो गई 2। वेनेडियम को देखोगे V0 में है, V0 का मतलब हो जाएगा 4s2 3d3 हो जाएगा। अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर करवा देगा, तो इसको आप देखोगे सारे इलेक्ट्रॉन अगर पेयर हो गए 1 2 3, तो ये थे, वो वाले 2 और आ गए यहां पर। सही है कि नहीं? हाँ यही है ना। हाँ वेनेडियम CO6 है, तो कुल मिला के, सॉरी, कुल मिला के बात क्या थी, उसने सब कुछ इधर ही भेज दिया, 1 2 3, और ये था कंडीशन हमारे पास, ये थी एक्चुअली में, हाँ ये थी मेरे पास। अब उसने क्या बोला हुआ है? मैग्नेटिक मूवमेंट, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स आर इनकरेक्ट फॉर द प्रॉपर्टीज इंडिकेटेड। इनकरेक्ट कौन कौन से हैं ये देखना है, इनकरेक्ट कौन कौन से हैं। तो अगर मैं बात करूंगा 5 के 5 आ रहे हैं, इनको इधर भेज दो, इनको भेज दो इधर, 1 2। अब इसको करोगे तो T2G में आ जाएगा 5, EG में आ जाएगा 0, क्योंकि सब पेयर करवा देगा। एक्चुअली में करवाने का मतलब तो यही है, भेज रहा है इस तरफ, तो टेक्निकली तो देखा जाए इस केस में T2G 5, EG 0, तो n की वैल्यू यहां पर कितनी हो गई? 1 हो गई। तो 3 2 1, बात तो सही कह रहा है, बात तो सही कह रहा है। डेल्टा O की वैल्यूज वही देख लेते हैं पहले, CO CO और CO, 3+, 3+, 3+, लिगेंड की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा डेल्टा O वैल्यू होगी। ठीक है, CN, फिर NH3, फिर H2O। बात तो बिल्कुल सही कह रहा है, बात तो बिल्कुल सही कह रहा है, इसमें कोई दुराई वाली बात नहीं है। देख लो भैया, सही है। आगे आ जाओ, NiCO4, COCO4, FeCO4 2 नेगेटिव। अच्छा ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। स्ट्रेंथ ऑफ MC बॉन्ड, MC मेटल कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल, जब मेटल कार्बोनिल की बॉन्ड स्ट्रेंथ कब बढ़ती है? जब मेटल बैक डोनेशन ज्यादा करता है। ये जितना नेगेटिव है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऑन मेटल, मतलब स्ट्रॉन्ग बैक डोनेशन। क्या हो जाएगा? बैक डोनेशन स्ट्रांग होगा। बैक डोनेशन स्ट्रांग होगा मतलब मेटल से कार्बन के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। ये गलत दे रखा है, ये उल्टा देना चाहिए था। FeCO4 2 नेगेटिव में सबसे ज्यादा होना चाहिए, फिर COCO4 नेगेटिव में, और फिर होना चाहिए NiCO4 के अंदर। तो ये उल्टा दे रखा है। ठीक है भैया, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल लेते हैं भैया, पहले इसका निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा EAN, तो आयरन का हो जाएगा 26, इसकी +3 है तो -3 +2 मल्टीप्लाइड बाय 6, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 38 में से 3 गए, आ गया 35। ठीक है भाई, इसकी बात कर लेते हैं। कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आ गया? ये आ जाएगा 28, इसका है -2 +
2 मल्टीप्लाइड बाय 6, 26, 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 38। यही गलत मिल गया, यही गलत मिल गया। तो केवल 2 ऑप्शन मुझे गलत दिख रहे हैं, आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। काफी ही आसान था। आशा करता हूं सभी को ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई समस्या परेशानी रह जाए तो मुझे बताइएगा जरूर। आशा करता हूं ये सेशन अच्छा रहा होगा, आपने प्रैक्टिस भी भरपूर की होगी। ऐसे ही कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे जल्दी अगले सेशन में। अंटिल देन, बाय एवरीवन।